स्वागत है आपका इस चैनल लर्निंग विद मयंक में। तो आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो बिना किसी टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। तो 750 कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा के बीच में तीन इम्पॉर्टेंट किंगडम राइज हुए, राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहरास। तो ये जो पीरियड है, क्योंकि इसमें तीन इम्पॉर्टेंट किंगडम रोज हुए, हर्षवर्धन जो था वो लास्ट रूलर था एंशिएंट नॉर्थ इंडिया का। तो उसके बाद बहुत सारा इमरजेंस हो गया इंडिपेंडेंट किंगडम का। सभी किंगडम सोचते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, और इसीलिए भारत जो था, नॉर्थ इंडिया जो था, वो छोटे छोटे भागों में बट गया। तो 750 से, और उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गया था, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता हो गया था, सब आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 750 कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा के बीच में तीन इम्पॉर्टेंट किंगडम आए। तो तीनों का नाम है राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहरास। इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ थ्री एम्पायर भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में बिना टाइम गवाए डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रकूटास जो थे वे डेक्कन के नॉर्दर्न पार्ट में उनका शासन चलता था, डेक्कन के नॉर्दर्न पार्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि डेक्कन कहते हैं जहाँ नर्मदा रिवर, नहीं है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के साउथ का जो रीजन है इसे कहते हैं डेक्कन। द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड डेक्कन। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन के नॉर्थ पार्ट में जो था वो राष्ट्रकूटास का शासन था। यहाँ इस भाग में राष्ट्रकूटास का शासन था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन में। और अब आता है क्या, और हम राष्ट्रकूटास के में ही डिस्कस करते हैं और भी पॉइंट्स। तो इसके फाउंडर का नाम था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग वाज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। राष्ट्रकूटा एम्पायर का फाउंडर कौन था? दंतिदुर्ग। हाँ, और दंतिदुर्ग जो था वो एक ग्रेट रूलर था और इसका फाउंडर था, पहली बात। तो इसीलिए दंतिदुर्ग का नेम रिमेंबर करना हमें जरूरी है। दंतिदुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा। अब इसमें दो और इम्पोर्टेंट किंग थे, गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा। तो दंतिदुर्ग था फाउंडर, और गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा जो था वो दो इम्पोर्टेंट किंग्स थे। इस एम्पायर के दो इम्पोर्टेंट किंग, गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा जो था वो एक बहुत बड़ा, खुद में ही ग्रेट स्कॉलर था। उसे लर्निंग का बहुत शौक था, आर्ट एंड लर्निंग का वो बहुत शौकीन था। तो वो एक बुक लिखा था जिसका नाम है कविरंग मार्ग। कविरंग मार्ग। ये अमोघ वर्ष जो कि एक रूलर था उसके द्वारा लिखित एक बुक है जिसका नाम है कविरंग मार्ग। तो कविरंग मार्ग इज रिटन बाय अमोघ वर्ष, हु इज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। अब राष्ट्रकूटा एम्पायर के कुछ हम लोग फैसिलिटीज को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग राष्ट्रकूटा एम्पायर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर, तो देवर, देखिए, ग्रेट स्कॉलर, देवर ग्रेट। अब हम राष्ट्रकूटा एम्पायर के कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो देवर ग्रेट वॉरियर, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स, यानी कि वो अच्छे योद्धा भी थे, कलाकृति के शौकीन भी थे, और बहुत बड़े विद्वान भी थे जो रूलर्स होते थे राष्ट्रकूटा एम्पायर के। और जो राष्ट्रकूटा एम्पायर के जो रूलर थे वो बहुत सारे टाइटल्स भी लेते थे। दे टुक मेनी टाइटल्स लाइक चक्रवर्तीन, महाराजाधिराज, परम भटारक, एक्सेट्रा।
ये बहुत सारे टाइटल्स लेते थे। हाँ, और पालास तो हमने इसका जो है डिस्कस किया। तो और क्या करते थे, दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज, बहुत बड़ी उनकी विशाल सेना हुआ करती थी। और ये लोग जैनिज्म के फॉलोअर थे, जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, जैनिज्म के फॉलोअर थे ये लोग। राष्ट्रकूटा एम्पायर जो थे वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, जैन रिलीजन को ये लोग फॉलो करते थे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था इनका, तो दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, उन्हें आर्ट और लर्निंग का बहुत शौक था, उन्हें आर्ट और लर्निंग बहुत अच्छा लगता था। दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर के जितने भी फीचर्स हैं हमने लगभग सबको डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पालाज में। तो पालाज जो है वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में राज करते थे, बिहार और बंगाल। तो बिहार और बंगाल देखिए यहाँ तक उनका शासन था, यहाँ थे वो लोग पालास, यहाँ शासन था पाला का। तो हर्षवर्धना के डेथ से पाला के रोज तक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन जो है हम लोग जानते हैं कि बंगाल को बहुत सारा इन्वेजन्स का उस समय सामना करना पड़ता था, वेस्टर्न चाइना के हुन्स का इन्वेजन और सबका सामना करना पड़ता था। तो जो पाला एम्पायर था, तो बंगाल के लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम अपने को संगठित करके एक राजा को इलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने गोपाला को इलेक्ट किया, गोपाला को इलेक्ट किया। तो गोपाला वाज अ किंग दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इन्हें पीपल ने इलेक्ट किया। और तो और भी दो इम्पोर्टेंट किंग्स हैं इस डायनेस्टी के, वो हैं गोपाला के अलावा धर्मपाला। तो धर्मपाल और है एक देवपाला। तो धर्मपाल जो राजा थे इस डायनेस्टी के, जो धर्मपाल राजा थे, उन्होंने एक बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर बनवाया। बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर कौन सा था, उसका नाम था विक्रमशील विहार, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर भी था। विक्रमशील विहार जो था वो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर भी था। और देखिए देवपाला जो थे, मैंने बताया कि हुन्स का इन्वेशन होता था। तो जो हुन्स जो है, हुन्स को इन्होंने डिफीट किया, डिफीटेड हुन्स। तो इन्होंने हुन्स को डिफीट किया देवपाला ने। यही इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था पाला डायनेस्टी का, कि इन्होंने हुन्स को डिफीट किया। और पाला डायनेस्टी जो थे वो बहुत ही रिलीजियस थे, ये बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते थे। ये जो थे वो बुद्धिस्ट थे, मगर ये टोटल हिंदुइज्म और बहुत सारे जितने भी रिलीजन हैं सबको ये पेट्रोनाइज करते थे। सिखिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लाम, सबको ये पेट्रोनाइज करते थे पाला एम्पायर। तो ये हो गया। और हम अब पाला डायनेस्टी के कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दे वर ग्रेट वॉरियर एंड they were also art lovers and were scholars। जो राष्ट्रकूटास थे वे कैरेक्टरिस्टिक पाला में भी थे। ये जो थे वे ग्रेट वॉरियर्स थे, अच्छे कुशल योद्धा थे, आर्ट लवर कलाकृति के प्रिय थे, और स्कॉलर बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे जो पाला रूलर हुआ करते थे। और जो पालास थे दे डिफीटेड द हुन्स के इन्वेशन से जो बंगाल और बिहार क्लश था उसको हुन्स को भी इन्होंने डिफीट किया। दे डिफीटेड द हुन्स। दे सेट अप बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, उन्होंने एक बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर भी बनवाया जिसे विक्रमशील विहार कहा जाता है।
और ये ब्राह्मण्स को जेनरस ग्रांट्स देते थे। दे ऑल्सो गिव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। क्यों देते थे? टू बिल्ड टेम्पल्स बनाने के लिए। दे ऑल्सो गिव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण। तो ये बहुत रिलीजियस थे पालास। तो अब हमने 2 का डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं प्रतिहारास को। तो प्रतिहारास जो थे वह साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के साउदर्न पार्ट और गुजरात के पार्ट पे ये रूल करते थे। कौन रूल करते थे? प्रतिहारास रूल्ड ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात। तो जो प्रतिहारास था उसके फाउंडर थे नागभट्ट वन जो थे वे प्रतिहारास के फाउंडर थे। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वो बहुत अच्छे शासक थे। और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज राजा मिहिर भोज। ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के मिहिर भोज। मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय जो इन एज ऑफ 3 एम्पायर था, उस समय कन्नौज एक जगह था। कन्नौज जो जगह था उसको पावर का सिंबल माना जाता था। मतलब जो कन्नौज पे अपना शासन जमाए हुए है वही है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है। तो प्रतिहारास के जो मिहिर भोज राजा थे उन्होंने कन्नौज को भी कनक्यूर किया। और ये बहुत बड़े खुद में ही स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे इनके पास। ये विलक्षण राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे और प्रजापालक थे। और मिहिर भोज जो थे वो एक पावरफुल रूलर भी थे जिन्होंने कन्नौज सबको डिफीट करके कन्नौज पे अपना शासन किया। तो मिहिर भोज was himself a great ruler। तो हमने प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास तीनों को डिस्कस कर लिया। अब हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे त्रिपार्टीट स्ट्रगल। तो जो ये 3 एम्पायर थे, पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास, तो वे कन्नौज को कनक्यूर करने के लिए, जो कन्नौज था वो सिंबल ऑफ पावर माना जाता था। सिंबल ऑफ पावर, कन्नौज इज रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ पावर। तो कन्नौज को कनक्यूर करने के लिए ये तीनों जो एम्पायर थे वे आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इनका स्ट्रगल कन्नौज को प्रोसीड करने के लिए इसे कहा जाता है ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। तो द स्ट्रगल ऑफ 3 एम्पायर टू पोसेस कन्नौज इज नोन एज ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं इनके सब टॉपिक्स को इसके अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो के लिए बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।